हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल शर्मा और आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन चैप्टर का आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहला क्लास है। और आइए इस चैप्टर में देखते हैं विद्युत रसायन क्या होता है और उसमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग। तो विद्युत रसायन की परिभाषा जैसे कि लिखी हुई है कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, इन परिवर्तनों का अध्ययन जब किया जाता है तो वो विद्युत रसायन के अंतर्गत होता है। तो चाहे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो, चाहे विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और ये परिवर्तन कराया जाता है सेल में। तो सेल एक डिवाइस है जिसमें ये परिवर्तन कराया जाता है, या सेल जैसे इन्वायरमेंट में, वातावरण में कुछ प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक जगहों पर ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जब इस प्रकार का कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन की घटनाएं संपन्न होती हैं, प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ऑक्सीकरण क्या है? वो प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस है। कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये प्रवृत्ति, जैसे एग्जाम्पल के लिए जिंक आयनों में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो जिंक आयनों में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसी तरह नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है O माइनस 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो O माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धनायन, ऋणायन, न्यूट्रल एटम कोई भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा होता है तो वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया संपन्न होती है सेल में। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अकेले ही नहीं संपन्न होती है, बल्कि उसके साथ साथ होता है अपचयन। अपचयन क्या है? अपचयन रिडक्शन है, अंग्रेजी में उसे रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन का प्रोसेस ऑक्सीकरण के प्रोसेस का उल्टा होता है। वो प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो पदार्थ करता है वो अपचयित हो जाता है। तो जैसे मान लिया कॉपर आयन है एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं कॉपर आयन Cu++, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ इसमें प्रवृत्ति है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। और जैसे O ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O- बनाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं पदार्थ, इनका अपचयन हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रियाएं दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसलिए उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं अगर दोनों एक साथ हो रही हैं। तो जैसे जिंक प्लस Cu++, ये रिएक्शन हम लिख रहे हैं, दैट गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और कॉपर आयनों को दे रहा है। तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहे हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो कॉपर आयन का अपचयन हो गया क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और जिंक का ऑक्सीकरण हो गया क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हुई, इसलिए ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं सेलों में संपन्न होती हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में या विद्युत चालक में एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है या फिर विद्युत ऊर्जा से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो देखते हैं सेल क्या होता है। सेल एक डिवाइस है, एक साधन है, एक युक्ति है जिससे हम रासायनिक ऊर्जा
को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और उसके अंदर ऑक्सीकरण या अपचयन की प्रक्रिया यानी दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं या रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। सेल सबने देखे होंगे, जैसे घड़ी में जो सेल लगते हैं या टॉर्च में सेल लगते हैं या बैटरी जो होती है कई सेलों को मिलाकर बनती है। तो सेल सबने देखे हैं और सेल का जो सिद्धांत है, किस तरह से सेल वर्क करता है, सेल बनाया कैसे जाता है, तो पहले तो देखते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो दोनों सेलों में बहुत अंतर होता है। दोनों, एक में विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है, यानी केमिकल रिएक्शन पहले होता है, बाद में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। यानी एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और यानी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है विद्युत अपघटनी सेल में। उसमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, तब केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है। तो जैसे मैंने एक डायग्राम बना रहे हैं हम, एक बड़ा बर्तन है, उसमें एक पार्टीशन है, बीच में एक सरंध्र पार्टीशन है, छिद्रदार है, उसमें महीन महीन छिद्र हैं कि आयन जो है छिद्रों से इधर उधर मूव कर सकें। तो इसमें एक तरफ सॉल्यूशन भरा है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन भरा है, और दोनों में दो छड़ें रखी हुई हैं धातु की, और धातु की छड़ों को जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगाने पर बल्ब जल रहा है। तो ये एक सेल है जिसमें दो सॉल्यूशन हैं और दो छड़ें हैं, और बीच में एक सरंध्र पात्र है। दो, एक तरफ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, एक तरफ अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, इस सेल की बनावट है। ये जो दो छड़ें रखी हुई हैं इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जैसे एक दूसरा हम डायग्राम बना रहे हैं, इसमें एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है लवण का, और इसमें बाहर से बैटरी लगाई गई है। इसमें देखिए बाहर से एक बैटरी लगाई गई, इसमें बल्ब नहीं लगा है, इसमें हम बाहर से बिजली दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे हैं छड़ों में। तो छड़ों में जब सॉल्यूशन के टच में जो छड़ें हैं तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। एक जगह, एक तरफ एक छड़ पर ऑक्सीडेशन होता है, एक छड़ पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर बाहर से इलेक्ट्रिक करंट देने पर अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, छड़ें जहाँ सॉल्यूशन के संपर्क में हैं। तो एक छड़ थोड़ी गलने लगती है सॉल्यूशन में, और एक मोटी होती जाती है, उस पर कुछ जमा होने लगता है। और इसके अंदर जो हम भरते हैं विद्युत अपघट्य होता है, यानी कोई भी सब्सटेंस जिसको हम पानी में घोल के भरते हैं तो विद्युत अपघट्य कहलाता है, उसी को हम सेल में भरते हैं। तो ये दो सेल के स्ट्रक्चर मैंने बनाए कि एक बर्तन में दो छड़ें रखी हैं और उसमें एक विद्युत अपघट्य का विलयन है। तो पहला जो है विद्युत रासायनिक सेल है, जिसे हम गैल्वनी सेल भी कहते हैं। गैल्वनी ने इसकी खोज की थी, और इसको हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट के नाम हैं। एक और डायग्राम हम बना रहे हैं, इसमें देखिए दो सॉल्यूशन अलग अलग रखे हैं, और वो भी विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन हैं, और दोनों को यू नली से जोड़ा गया है। एक कांच की नली है और उसके अंदर सरंध्र सब्सटेंस भरा हुआ है, और उसमें एक सॉल्ट पैक किया गया है। तो यू नली से दोनों सॉल्यूशन जुड़े हुए हैं, और यहाँ भी केमिकल रिएक्शन से बिजली बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो मैंने मार्क किए, तीनों ही सेल हैं। और सेल जो है एक डिवाइस है, एक साधन है, जिससे हम ये इस प्रकार का कन्वर्जन कराते हैं। तो मैं समझता हूँ अब सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या है। और अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव को ई से निरूपित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है,
तो इलेक्ट्रोड विभव पर आगे के कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव को जानना होगा, समझना होगा इसे अच्छे से। और तो इसमें जैसे कि हम लिख रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, तो धातु तो सभी लोग जानते हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, तो उसकी एक छड़ ले लो और उसके लवण के जलीय विलयन में, उसके लवण से क्या तात्पर्य है, जैसे अगर जिंक की छड़ लिया है तो जिंक का ही कोई लवण होना चाहिए। तो जिंक की छड़ लिया है तो चाहे जिंक सल्फेट लो, चाहे जिंक फॉस्फेट लो, जिंक क्लोराइड लो, जिंक कार्बोनेट लो, उसका लवण उसी धातु का ही लवण होना चाहिए, दूसरे धातु का लवण नहीं होना चाहिए। तो किसी धातु की छड़ को जब उसके लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, डिप करते हैं आधा, तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। जैसे ही धातु की छड़ को विलयन में रखते हैं वैसे ही धातु की छड़ पर आवेश आ जाता है, चाहे धनावेश आ जाता है चाहे ऋणावेश, दोनों में से कोई एक आवेश आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये जो आवेश आ जाता है, अगर छड़ पर धनावेश आ गया तो सॉल्यूशन ऋणावेशित होता है और छड़ पर ऋणावेश आ गया तो सॉल्यूशन धनावेशित होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो आवेश एक तरफ इकट्ठा हो गया, ऋणावेश एक तरफ धनावेश, तो विभवांतर जो स्थापित हो गया है, यही जो है इलेक्ट्रोड विभव है। देखिए डायग्राम में मैंने जिंक की एक छड़ को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा है, थोड़ा डिप किया है, और ये जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 है, जिंक की छड़ है और उसी का लवण है जिंक सल्फेट। यहाँ पर जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जिंक में प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही वो जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में रखा जाएगा वैसे ही वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं राड पे छोड़ दिया, वहीं छड़ पर दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में आ गया। तो जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है, इससे पूरी छड़ ऋणावेशित हो जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन उसके छड़ पे रह गए और जिंक आयन के फॉर्म में वो सॉल्यूशन में आ गया। तो सॉल्यूशन में आने के बाद वो उसी छड़ के किनारे किनारे एक्यूमुलेट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो एक छड़ पर ऋणावेश और उसके सॉल्यूशन में धनावेश आ गया। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी अगर एक वायर हम वहाँ से निकालें छड़ पर से और एक सॉल्यूशन में जहाँ चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका अगर हम वोल्टेज निकालें तो यही इलेक्ट्रोड विभव है। वैसे इस प्रकार से वोल्टेज नापा नहीं जा सकता है क्योंकि उसके लिए बहुत माइक्रो वहाँ पर बहुत एकदम छड़ के बिल्कुल किनारे पॉजिटिव चार्ज एकत्र होता है, तो वहाँ पर कोई वायर रखना पॉसिबल नहीं है, इस तरह से नहीं नापते हैं वोल्टेज। लेकिन फिर भी इसको नापने का आगे तरीका बताएंगे। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्टेज है, दिस इज़ इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव जिंक में यहाँ पर जो आया वो उसको हम मेज़र करेंगे कितने वोल्ट है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में रखा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, भरा हुआ है उसमें। तो जैसे इसमें रखते हैं विलयन के जो कॉपर आयन है वो छड़ पर चले जाते हैं कॉपर के फॉर्म में और छड़ पर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इस तरह से छड़ के 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लेते हैं, तो छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। तो इस प्रकार एक कॉपर आयन के छड़ पर जाने से 2 पॉजिटिव चार्ज छड़ पर आ जाता है। तो बहुत सारे कॉपर आयन जब छड़ पर इकट्ठा होने लगेंगे, यानी छड़ मोटी होती जाएगी। कॉपर की छड़ को जैसे ही कॉपर सल्फेट में रखेंगे, कॉपर की छड़ मोटी होती जाएगी, उस पर परत जमती जाएगी क्योंकि कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके छड़ से। तो इस प्रकार यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और वोल्टेज विभवांतर जो आ रहा है, छड़ धनावेशित और विलयन ऋणावेशित, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही इलेक्ट्रोड विभव है। तो इलेक्ट्रोड विभव किसी भी धातु में हो सकता है बशर्ते उस छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में रखा जाए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव E है उसका मात्रक क्या है, वोल्ट है V, और E का मान निर्भर करता है, यानी E का मान वोल्टेज कितना ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा विभवांतर सेटअप हो रहा है, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश कितना ज़्यादा इंटेंसिटी में इकट्ठा हो रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि धातु कौन सी है, धातु की प्रकृति क्या है। जैसे
प्रत्येक धातु में अलग अलग ये प्रवृत्ति होती है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की, विलयन से क्षण पर या क्षण से विलयन पर। तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ लवण विलयन की सांद्रता पर, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उस कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने लिया है, और तीसरा टेम्परेचर पर। तो इन पर ये वोल्टेज का मान निर्भर करता है। अगर हम इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करें घर पर, तो अगर ये चीज़ें डिफरेंट लेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, तो इस प्रकार ई का मान भी अलग अलग आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें ई के ऊपर हम एक छोटा सा गोला बनाते हैं, ई नॉट। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव बिल्कुल इलेक्ट्रोड विभव ही है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बस वो वहाँ पर कंडीशन है कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो और जो विलयन की सांद्रता हो वो 1 मोल पर लीटर हो, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जैसे हमने ये जिंक की छड़ लिया, कोई भी छड़ ले सकते हैं, और उसी का लवण का विलयन लिया, जलीय विलयन लिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है कमरे का जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये पूरा सेटअप जो है उतने ही टेम्परेचर पर होगा, और लवण विलयन की सांद्रता यानी जिंक सल्फेट 1 मोल घोला गया है 1 लीटर में, तो ये इसकी सांद्रता है। 1 मोल से तात्पर्य है उसके अणुभार, सूत्र से अणुभार निकाल लो और उसके आगे ग्राम लगा लो, तो उतना 1 मोल होता है, यानी उतने ग्राम 1 लीटर में घोला गया है। तो उस सॉल्यूशन में अगर जिंक की छड़ हम रखते हैं और फिर जो धनावेश एक तरफ, ऋणावेश एक तरफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको अगर हम नापते हैं, तो वो जो वोल्टेज है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हम जो वोल्टेज नापेंगे, ई ऑक्सीडेशन, यहाँ ई नॉट के नीचे ऑक्स लिखा हुआ है, वो 0.76 वोल्ट होती है। यानी इस ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इतनी कंसंट्रेशन और इतने टेम्परेचर पर जो ई नॉट का मान आता है, वोल्टेज आता है, वो 0.76 वोल्ट आता है। इसे हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्यों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो है कंडीशनल इलेक्ट्रोड विभव है। शर्तें क्या हैं? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए लवण के जलीय विलयन का। तो उम्मीद करते हैं कि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव आप समझ गए होंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं, और उसमें भी यही बात बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पर कॉपर की छड़ को हमने लिया है और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा है। 1 मोल प्रति लीटर का कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, और कॉपर की छड़ को रखते ही कॉपर की छड़ धनावेशित हो जाती है। तुरंत देर नहीं लगती, पूरी छड़ धनावेशित हो गई, पूरा विलयन ऋणावेशित हो गया, और यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, अपचयन की घटना हो रही है। कॉपर आयन, एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल रहा है, और टेम्परेचर यहाँ कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1 m है सॉल्ट की। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया है ऐसा प्रयोगों द्वारा कि ई नॉट रिडक्शन जो है वो 0.34 वोल्ट है कॉपर के लिए। तो ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, सॉरी। तो अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। IUPAC पद्धति के अनुसार उसने जो है IUPAC ने एक सिस्टम दिया है कि किस तरीके से सब लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ई नॉट को। तो ई नॉट रिडक्शन को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। यानी जैसे कोई छड़ है, एग्जाम्पल के तौर पर जिंक, और जिंक सल्फेट में रखा गया सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में 1 m है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो छड़ ऋणावेशित हो गई, सॉल्यूशन धनावेशित हो गया। तो यहाँ पर जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो जो वोल्टेज आएगा उसको हम ई ऑक्स करके लिखेंगे, ई नॉट ऑक्स करके लिखेंगे 0.76 वोल्ट। लेकिन
अगर कोई पूछे कि जिंक का ई नॉट कितना है तो हम 0.76 वोल्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि IUPAC ने रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड माना है और रिडक्शन इसमें होता नहीं। जिंक को अगर जिंक सल्फेट में इसके सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसमें रिडक्शन कहाँ होगा, इसमें तो ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन फिर भी हम उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए रिएक्शन को पलट के लिखेंगे। तो रिएक्शन को पलट के लिखने पर वो रिएक्शन वास्तव में तो हो नहीं रही है, लेकिन लिख तो सकते ही हैं। तो रिएक्शन को हमने रिवर्स करके लिख दिया तो ई नॉट जो हो गया निगेटिव में हो गया। अब वहाँ रिडक्शन लिखेंगे तो किसी भी रिएक्शन का जो यहाँ जो ई नॉट रिडक्शन है वो -0.76 वोल्ट है, इसको ही ई नॉट माना गया है। यही जिंक का ई नॉट है। तो जिंक का ई नॉट अगर कोई पूछे तो -0.76 वोल्ट बताना है, +0.76 वोल्ट नहीं बताना है। और इसमें चूँकि जो नीचे हमने रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा है उसमें रिडक्शन का के लिए है, इसलिए ई नॉट Zn++ Zn लिखना है, क्योंकि रिडक्शन को शो करना है। पहले Zn++ फिर Zn। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर कोई जिंक का मान स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो -0.76 वोल्ट होता है। यहाँ देखिए हम जो भी रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें रिवर्सिबल का साइन बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया रिवर्सिबल है। जो भी सॉल्यूशन में संपन्न होती है वहाँ पर दोनों तरफ एक साम्य होता है, दोनों तरफ डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ ई नॉट ऑक्सीडेशन, इस कॉपर के केस में ई नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये 0.34 वोल्ट। यहाँ पर 0.34 वोल्ट है, ये रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम ई नॉट रिडक्शन लिख रहे हैं और पहले Cu++ को लिख रहे हैं, ई नॉट Cu++/Cu। तो ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो 3 तरीके से लिख सकते हैं और ये IUPAC के अनुसार है। तो IUPAC के अनुसार हम कॉपर के लिए, कॉपर में वास्तव में रिडक्शन ही होता है कॉपर इलेक्ट्रोड में, तो इसलिए उसके लिए जैसे रिएक्शन लिखी हुई है वैसे ही तीनों चीज़ें, तीनों ही सही हैं, तीनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना है तो सब चीज़ें उलट जाएंगी। यानी ई नॉट ऑक्सीडेशन करके लिखते हैं तो -0.34, ई नॉट Cu/Cu++ लिखेंगे तो -0.34। तो अब इसका ई नॉट -0.34 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें वास्तव में ऑक्सीडेशन तो होता नहीं कॉपर पर। तो हम जो है आगे से कॉपर के लिए जो भी लिखेंगे ये IUPAC पद्धति के हिसाब से रिडक्शन वाला ही लिखेंगे, और कॉपर में वास्तव में रिडक्शन होता ही है। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, यानी चिन्ह परिपाटी जो है IUPAC पद्धति के अनुसार उसने ई नॉट रिडक्शन को ही मानक इलेक्ट्रोड व्यूह माना है। यानी जहाँ भी ई नॉट लिखा हो उसको ये मानना है कि ये रिडक्शन के लिए लिखा गया है, भले वहाँ RED रेड ना लिखा हो, फिर भी हमें मानना है कि ये रिडक्शन के लिए ही है। जैसे यहाँ हम कई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे पहला Zn के लिए लिखा गया है, दूसरा कॉपर के लिए, तीसरा लिथियम के लिए, चौथा Ag के लिए। तो इनमें सब में पहले धनायन को लिखा गया है, ऑब्लिक करके बाद में एटॉमिक फॉर्म लिखा गया है। तो इसमें रिडक्शन को शो किया गया है, चारों केसेस में रिडक्शन को शो किया गया है। तो अगर हम जैसे यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन को ही शो किया गया है, और सबका एग्जैक्ट जो भी होता है, जिंक आयन के लिए -0.76 वोल्ट होता है। ये हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो पूरी टेबल होती है वहाँ से देख के सारे पोटेंशियल लिखे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने सब मान होते हैं। तो ये सारे मान जो लिखे हुए हैं, कुछ में माइनस है, कुछ में प्लस है। तो इसका क्या मतलब है? माइनस का मतलब यही है सीधे सीधे, अगर किसी के ई नॉट में माइनस लगा हो, इसका मतलब वो प्रक्रिया रिडक्शन की नहीं है, यानी उसमें रिडक्शन नहीं होता है। तो जिसमें रिडक्शन होगा माइनस नहीं लगाएंगे, यानी इसमें जो माइनस लगा है ये बता रहा है कि ये रिडक्शन इसमें नहीं होता है। जिंक के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, तो माइनस साइन, तो उसको सबको रिडक्शन के फॉर्म में लाने के लिए ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोडों को भी रिवर्स करके लिखने पर माइनस साइन आ जाता है। तो अपचयन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ माइनस लगा हुआ है। बाकी जिन पे अपचयन होता है उन पे, उनके ई नॉट पे माइनस
नहीं लगाया जाएगा। तो ये थी चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन फॉर E0। और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक और टॉपिक पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरा धातुओं की या कुछ अधातुओं की भी उसमें मिक्स करके एक श्रेणी बनाई गई है, यानी उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ को घटते या बढ़ते क्रम में कंसीडर किया गया है और उस हिसाब से धातुओं को रखा गया है। तो इसकी जैसे लाइन लिखी हुई है, जब धातुओं तथा धातुओं, अगर खाली धातुओं को लिखेंगे तो धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी, अधातुओं को भी उसमें साथ में लिख सकते हैं, उनके E0 के बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। अगर लिथियम को लिथियम क्लोराइड, लिथियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाए जलीय विलयन में तो बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है। और तो लिथियम का जो मान होता है, चूँकि उसमें ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन रिडक्शन के फॉर्म में जब E0 लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऋणात्मक हो जाता है। तो अगर हम देखें तो इस श्रेणी को अभी आगे देखते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर कुछ के नाम लिख रहा हूँ। जैसे इस श्रेणी में टॉप पर F2 है, F2 के लिए E0 का मान लिखा गया है, पॉजिटिव है 2.87 वोल्ट। और इस तरह सिल्वर के लिए E0 की वैल्यू 0.80 वोल्ट, H के लिए E0 0.00 इसको माना गया है, Zn के लिए E0 -0.76 वोल्ट, लिथियम के लिए देखिए -3 तो लिथियम अगर सबसे नीचे है तो F2 सबसे ऊपर है। इस श्रेणी को किसी बुक में लिथियम को सबसे ऊपर करके और F2 को सबसे नीचे करके, पूरे इसके बीच में भी तत्व हैं, बीच में भी। तो यहाँ पर ये पूरी टेबल नहीं बना रहे हैं, बीच में हमने लिखा है, लेकिन ये है कि अगर चाहे ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में लिखो, किसी भी तरह से लिखोगे एक श्रेणी हमें प्राप्त होगी। तो एक किनारे, एक सिरे पर लिथियम होगा और एक तरफ F2 होगा। तो यहाँ पर ये जो E0 के मान लिखे गए हैं सब अपचयन के लिए लिखे गए हैं। जैसे मैंने अपचयन की अभिक्रियाएं इन चारों के लिए लिख दी है कि लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिथियम आयन कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, अपचयन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन चूँकि रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, ये IUPAC का कहना है, इसलिए उसका E0 का मान सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है। तो ऊपर वाले जो हैं इस श्रेणी में, ऊपर वाले हम देख रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जितने श्रेणी में ऊपर की तरफ होंगे तो और नीचे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो रखते हैं वो होंगे। तो चूँकि सेल में विद्युत ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग की प्रक्रिया होती है, तो एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, एक पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें से हम इलेक्ट्रोडों पर जो छड़े लगाते हैं वो एक जो है अगर नीचे की तरफ से है तो एक थोड़ा ऊपर की तरफ से है। तो यानी जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं जिंक प्लस कॉपर आयन दैट गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। तो इसमें कॉपर आयन का अपचयन हो रहा है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जिंक जो है अगर श्रेणी में नीचे की तरफ है, चूँकि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले नीचे होते हैं, तो जो ग्रहण कर रहा है वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ होगा। तो कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर है। तो हम ये जान सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया लिखी हुई है तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण, यानी अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो हमेशा विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होगा और दूसरा ऊपर होगा। देखिए ये टेबल पूरी इसमें मैंने दिखाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास जो विद्युत रसायन का है समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नष्ट समीकरण और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डैनियल सेल वगैरह पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।